Hi guys. So today we are going to discuss one of the most important and most questioned topic of CLAT in legal reasoning, which is the law of tort. Okay, so ये एक टॉपिक है जिससे हर साल काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं क्लैट में. इफ यू लुक एट द पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड नॉट जस्ट क्लैट, इफ यू डू एनी अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम विच इज एलेट, एलसैट एंड सो ऑन, हर एग्जाम में लॉ ऑफ टॉट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. Okay, so you can see the trend in past year paper in all these exams. You will see that there are so many questions that are asked. So today we'll start with an introduction of actually what law of tort is. So we know that in every exam, in every major law entrance exam, which is CLAT or ALET, we are asked a particular kind of question in legal reasoning. Okay, which is we are given a set of principles, and then on the basis of that principle, there is a factual matrix given. ठीक है, उस फैक्चुअल मैट्रिक्स और उस प्रिंसिपल के बेसिस पे वी आर गिवन 4 ऑप्शंस एंड वी हैव टू चूज द बेस्ट पॉसिबल आंसर आउट ऑफ दोज ऑप्शंस. दैट इज जनरली हाउ क्वेश्चंस आर मेड इन लीगल रीजनिंग, राइट? नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट अ लॉट ऑफ people miss or a lot of aspirants miss while preparing for the exam is to understand the ingredients of these principles. ठीक है, वो जो प्रिंसिपल होता है वो either it's an offense or a defense for that particular offense, या फिर किसी offense का defense होता है, right? सो वही चीजें दे रखी होती है एंड इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द इंग्रेडिएंट्स, बट हम वो ट्रिक मिस कर जाते हैं कहीं पे. तो हमको क्या लगता है कि जो लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस है वो बहुत ज्यादा लेंथी है. ओके, सो in this session and in further sessions also, so this is the introductory session, we will do 4 or 5 sessions on law of tort itself to make you understand what exactly are the ingredients of various questions or various offenses that are generally asked in CLAT or other law entrance exams. Okay, so what I expect you guys to do is, while you are listening to these lectures, make sure you keep a notebook and a pen ready and make notes of all the important ingredients. और अब जब भी मॉक टेस्ट दो ना, उससे पहले इस इंग्रेडिएंट्स को फटाफट ठीक से रिवाइज कर लो. ओके, बट वन मोर थिंग, बहुत सारे एग्जाम पेपर्स में क्या होता है, ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, ये कई सारे स्टूडेंट्स जो स्मार्ट वंस, दे एक्चुअली रिमेंबर दिस इंग्रेडिएंट्स रियली प्रॉपर्ली, बट ऑब्वियसली एक ही क्वेश्चन को बार बार नहीं पूछते तो इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं. सो अगर आपको इंग्रेडिएंट्स याद हैं, सो इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रिंसिपल को पढ़ेंगे ही नहीं, यू विल डायरेक्टली मूव टू द फैक्ट्स एंड गिव द आंसर. उससे बहुत ज्यादा आपके आंसर्स गलत होने के चांसेस हैं. बट व्हेन यू नो द इंग्रेडिएंट्स, जो प्रिंसिपल की रीडिंग है ना, दैट सेव्स अ लॉट ऑफ योर टाइम. सो अगर लीगल रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस हैं, आई कैन बेट यू दैट यू विल सेव 10 to 15 मिनट्स वेरी इजीली अगर आपको इंग्रेडिएंट्स अच्छे से आते हैं, बिकॉज प्रिंसिपल पढ़ने में आपको फिर बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है. ओके, और 10 to 15 मिनट्स इन एन एग्जाम जो है 120 मिनट्स का, इट मेक्स all the difference, right? We know कि कितना ज़्यादा difference it can create. So let's first understand as to what law of tort is, what does this mean, why is it asked so frequently? Okay, so law of tort कैसे बना गया? It's not codified. So बहुत लोग actually differentiate नहीं कर पाते कि tort में और criminal law में क्या difference है, right? So law of tort is not codified anywhere. Codified का मतलब होता है कि जैसे criminal law के लिए we have the Indian Penal Code और the Criminal Procedure Code, right? लॉ ऑफ टॉर्ट के लिए ऐसा कोई कोड नहीं है अलग से. बहुत सारे अलग अलग कोड्स के, इवन इंग्लिश कोड्स के बहुत सारे जजमेंट्स हैं जिनसे हमें पता चलता है कि ये एक पर्टिकुलर टॉर्ट है, और उन जजमेंट्स के बेसिस पे पता चलता है कि इनके ये इंग्रेडिएंट्स होते हैं. सो दिस इज बेसिकली अ रिजल्ट ऑफ कॉमन लॉ. ठीक है, कॉमन लॉ का मतलब होता है जो जितने भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज में, कॉमनवेल्थ कंट्रीज कौन सी होती है, जिन जिन कंट्रीज में भी ब्रिटिशर्स ने रूल किया है वो सारी कॉमनवेल्थ कंट्रीज होती है, और वहां पे कॉमन लॉ, जो वहां का जो लॉ होता है उसको कॉमन लॉ कहते हैं. सो इंडिया में भी कॉमन लॉ फॉलो होता है और यूके में भी कॉमन लॉ फॉलो होता है. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इनकी इंग्रेडिएंट्स क्या है, राइट? सेम जैसे लॉ ऑफ टॉर्ट होता है, दे आर ऑन अ लोअर पेडेस्टल एज कंपेयर्ड टू एनी क्राइम, right? Because law of tort is obviously a civil wrong wherein crime is a criminal wrong. ठीक है, लॉ ऑफ टॉर्ट में you don't need an intention, आपकी गलती से, आपकी केयरलेसनेस की वजह से कुछ होता है, then you are liable for this. But अगर कोई क्राइम है, फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट, कि चोरी कर लेना या फिर मर्डर कर देना, these kind of crimes need intention of the person who is doing it, obviously, right? जहाँ हमने सुना होगा मेंस रिया और एक्टस रियस के बारे में. मेंस रिया का मतलब होता है द इंटेंशन, एक्टस रियस का मतलब होता है द एक्चुअल एक्ट, राइट? सो मेंस रिया इज वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ क्राइम, जो कि टॉर्ट में नहीं होता है. तो टॉर्ट में क्या होता है, अगेन लाइक ऑल द ऑफेंसेस या फिर कोई भी ऑफेंस होता है, उसमें 2 पार्टीज होती हैं, विच इज द प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट. सेम टॉर्ट में होता है. सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं एक एक्ट को या किसी भी चीज को टॉर्ट बोलने के लिए. ठीक है, किसी को अगर हम कह रहे हैं कि ये टॉर्ट है तो उसके इंपॉर्टेंट 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज ऑब्वियसली द रॉन्गफुल एक्ट बाय अ पर्सन, क्योंकि ये ऑफेंस है तो रॉन्गफुल एक्ट तो उस पर होगा ही होगा.
सेकंड इज द लीगल इंजरी और लीगल डैमेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर क्लैट और एनी लॉ एस्पिरेंट, ये जो होते हैं तो उनके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द मिस्टेक्स दैट यू मेक इज विद रिस्पेक्ट टू लीगल इंजरी या लीगल डैमेज, हमें समझ नहीं आता है, राइट। द थर्ड वन इज द लीगल रेमेडी। ऑब्वियसली अब लीगल डैमेज हुआ है तो देयर हैज टू बी अ लीगल रेमेडी फॉर इट, राइट। तो लीगल इंजरी समझाने के लिए देयर आर टू प्रिंसिपल्स, और इसको मैक्सिम भी कहते हैं, लीगल मैक्सिम। फर्स्ट वन इज इंजूरिया सिने डैमनम। इंजूरिया का मतलब हमें समझ में आ रहा है, मींस इंजरी। सिने का मतलब होता है विदाउट, और डैमनम का मतलब होता है डैमेज, विच मींस इंजरी विदाउट डैमेज। इसमें क्या होता है कि हमें इंजरी तो हुई है, राइट, देयर ऑब्वियसली इज एन इंजरी दैट इज कॉज्ड टू अस, हमारे राइट्स वायलेट हुए हैं, जो भी हुआ है, बट देयर इज नो डैमेज। इसका मतलब है देयर इज नो लीगल डैमेज इन दिस केस। तो इसका क्या एग्जांपल हो सकता है? से आई गो टू कास्ट माय वोट, ठीक है, मैं वोट देने जाता हूं, बट किसी वजह से मुझे जो बूथ होता है, पोलिंग बूथ जो होता है, वहां पे वोट नहीं दिया जाता, ठीक है, मतलब मुझे अलाउ ही नहीं करते वो वोट देने के लिए। नाउ दिस इज अ वायलेशन ऑफ माय राइट। बट मैं जब घर वापस आता हूं और जब थोड़े दिन बाद इलेक्शंस के रिजल्ट आते हैं तो मुझे पता चलता है कि मैंने जिसको वोट दिया था ना, वही कैंडिडेट जीता है, ओके। सो इफ यू लुक एट इट, देयर इज नो लीगल इंजरी, बिकॉज मैं जो करने जा रहा था वो हो गया है वहां पे, राइट। बट दिस इज अ क्लियर लीगल डैमेज, बिकॉज मैंने जो मेरे जो राइट्स हैं वो वायलेट हुए इस पर्टिकुलर केस में, बिकॉज आई वॉज नॉट अलाउड टू वोट। इस केस में इवन इफ द फाइनल रिजल्ट इज नॉट अ डैमेज, मतलब आप जो करना चाहते थे वो हो गया है, बट आपके राइट्स वायलेट हुए हैं, देयरफॉर देयर इज अ लीगल इंजरी और अ लीगल डैमेज, देयरफॉर यू विल हैव अ लीगल रेमेडी आल्सो, राइट। अगर लीगल डैमेज नहीं होगा तो ऑब्वियसली लीगल रेमेडी भी नहीं होगी। एक सेकंड लीगल मैक्सिम होता है विच इज डैमनम सिने इंजूरिया। डैमनम सिने इंजूरिया का मतलब भी अगेन सेम, डैमनम मींस डैमेज, सिने मींस विदाउट, इंजरी, इंजूरिया मींस इंजरी, राइट। सो दिस इज अ डैमेज विदाउट एनी लीगल इंजरी। अब यहां पर क्या हो रहा है कि हमारा डैमेज तो हो रहा है लेकिन कोई लीगल इंजरी नहीं है। इसका क्या एग्जांपल हो सकता है? से फॉर एग्जांपल आई स्टार्ट अ न्यू शॉप, राइट। मैंने एक क्रैकर्स की दुकान खोल ली, ठीक है, मैंने पटाखों की दुकान खोल ली। मेरे दुकान खोलने के 10 दिन बाद मेरे जस्ट सामने 2 और पटाखों की दुकान खुल जाती है, एंड पीपल बिकम माय कंपेटिटर्स। इसमें क्या हो रहा है? मेरा ऑब्वियसली सेल कम हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा एज अ रिजल्ट ऑफ इट, तो मेरा डैमेज है यहाँ पे। बट डू आई हैव अ लीगल रेमेडी इन दिस केस? नहीं, बिकॉज देयर इज नो लीगल इंजरी। Everybody has a right to, you know, do whatever they want, do whatever kind of profession, any kind of business that they want. So obviously यहाँ पे मेरे को कोई लीगल रेमेडी नहीं मिलेगी बिकॉज देयर इज नो लीगल इंजरी। लेकिन अगर देखा जाए तो मुझे डैमेज हुआ है यहाँ पे, राइट। सो दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, द डिफरेंस बिटवीन damnum sine injuria and injuria sine damnum. So I hope that you guys understand the basics of law of tort. हम जब अगले सेशंस करेंगे सो वील अंडरस्टैंड सम वेरी स्पेसिफिक थिंग्स विद द इंग्रेडिएंट्स। सो अभी जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स बताए हैं टॉर्ट्स के या फिर ये जो मैक्सिम बताया, मेक श्योर दैट यू गाइस टेक रियली गुड नोट्स आउट ऑफ इट। और जो मैं अगले सेशंस करने वाला हूं विद रिस्पेक्ट टू लॉ ऑफ टॉर्ट्स, उनको भी आपको अच्छे से नोट्स बनाने, सो दैट आप बहुत इजीली समझ पाए कि इनका मतलब क्या होता है, राइट। सो दैट्स इट अबाउट दिस सेशन फ्रॉम माय साइड। इफ यू लाइक आवर सेशंस, subscribe to our channel and press the bell icon so you don't miss any updates from us. Keep liking us, keep following us, and keep smiling. All the very best.